ये कहानी शुरू होती है होटल के रूम नंबर 201 से, जहां होने वाली दुल्हन प्रिया का मेकअप हो रहा था। मैम, आप बहुत ही हिल रही हैं, ऐसे में मैं मेकअप नहीं कर पाऊंगी। और प्लीज, आप दुल्हन की बहन है ना, कमरा खाली करवाइए। हर 2 मिनट में कोई ना कोई इस तरह दुल्हन का मेकअप देखने आएगा तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अरे प्रिया यार, क्यों तुम सब सत्यानाश करने पर तुली पड़ी हो? 15,000 दे चुके हैं हम मुआ को। अब तुम ऐसे ही हिलती रहोगी तो ये पैसे तो जाएंगे, साथ में तुम्हारे फोटोज खराब आएंगे 100 लाख। निखिल से बात हुई, मेरी बारात निकल चुकी है, कभी भी पहुंचती होगी, तो अब हिलना बंद कर दो प्लीज। अरे मैं नहीं हिल रही हूँ दी, बस तुम वो देखो, काजू की ट्रे से काजू निकलकर बुआजी न खा जाए। मेरे साथ जाने वाले हैम्पर्स जिस रूम में ना, उसी में बुआजी गई है। हर हैम्पर में कुछ न कुछ कॉस्टली है ही, और बुआजी जैसी है ना, वो कुछ न कुछ निकाल कर अपने बैग में भरती जाएंगी। हाँ तो यार तुम प्रिया, तुम्हारे साथ तो बस स्नैक्स के हैम्पर्स जा रहे हैं। चिप्स कुरकुरे खा खाकर कितना खा जाएंगी बुआजी। कमरे में इतनी सारी लाइट्स ऑन करने की क्या जरूरत है? ये लाइट ऑफ कर दो ना दी, इसे देखकर मुझे इरिटेशन हो रहा है। और बाकी कमरों की लाइट्स भी देख लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से लेंगे होटल वाले। अरे होटल बुकिंग में इतने पैसे लग गए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे देंगे। प्रिया, तुम्हारी कंजूसी ना प्रिया, हद हो सच में तुम। तुम्हारे कमरे की लाइट्स ऑफ कर दूंगी तो मेकअप कैसे होगा? आपसे क्या ही उम्मीद करूं मैं दी, जब होटल वालों ने कॉम्प्लीमेंट्री में कोल्ड ड्रिंक दी है तो अब तब से कॉफी क्यों पी रही हो? और मैम, आप जल्दी मेरा मेकअप खत्म करिए ना। अगर ये मेकअप के चक्कर में यहाँ बैठी रही तो ये सारे मेहमान ना मेरे पापा के पैसे उड़ा देंगे। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुकिए, पहले कैटरिंग वालों को मैसेज कर देती हूँ, जब तक बारात नहीं आती खाना शुरू ना करे, वरना 500 की जगह 1000 प्लेट खाना लग जाएगा, क्योंकि आधे लोग तो अभी खाकर पेट भर लेंगे और बारात के वक्त दोबारा खाने बैठ जाएंगे। तभी दुल्हन की माँ ममता दरवाजा खटखटाती है। अरे निशा, दरवाजा खोल, मैं हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। निशा दरवाजा खोलती है। अच्छा, ये है ब्यूटिशियन। अरे निशा, ये लड़की बुलवाई है तुम लोगों ने, ये कर लेगी मेकअप? 15,000 जैसा तो मुंह भी नहीं है इसका। जैसी माँ वैसी बेटी, तुम जाओ ना मम्मी, इतनी मुश्किल से तो प्रिया मेकअप करवाने बैठी है। ये थी प्रिया, जिसने कंजूसी में MA किया हुआ था। बारात आती है और अच्छी तरह सब निपट जाता है। फिर आती है विदाई की बेला, जहाँ सभी विदा हो रही प्रिया को पकड़कर जोर जोर से रो रहे थे। तभी पीछे से भीड़ को चीरती हुई निशा आती है। अरे हटो भाई, साइड दो, अगर मैं दुल्हन के पास नहीं पहुंची ना तो दुल्हन अपने ससुराल वालों का बेड़ा गर्क कर देगी। सुनो प्रिया, वहाँ जाती ही अपनी ये कंजूसी की परात मत बिखेर देना। ससुराल वाले कोई गरीब नहीं है तेरे, अच्छा खासा पैसा है उनके पास। वहाँ जाने के बाद उन्हें भी वक्त देना और खुद को भी, ताकि वो तुम्हारे साथ और तुम उनके साथ एडजस्ट कर पाओ। ठीक है दी, कुछ नहीं बोलूंगी उन लोगों के सामने, पक्का प्रॉमिस। और अपनी बहन को प्रॉमिस देकर प्रिया गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके सामने के शीशे पर निखिल वैद्य प्रिया लिखा हुआ था। इन लोगों के पास तो 15 लाख से ऊपर कोई कार ही नहीं है, तो फिर ये 20-25 लाख की कार कहाँ से ले आए निखिल? जरूर किसी से मांगी होगी, ये दिखावे का ट्रेंड। प्रिया गाड़ी में बैठती है और गाड़ी उसके ससुराल की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। अब क्या हार्ट बीट तेज होगी ना, घर की याद भी तो आ रही होगी आपको प्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके घर की याद आज के बाद कभी ना आए। घर की याद क्या आएगी मुझे तो मम्मी की खर्चों की याद आ रही है। एक माई थी जो उनके खर्चों को कंट्रोल करती थी, अब तो वो दिन रात पैसे उड़ाएंगी। कहीं काम वाले के पैसे ना बढ़ाते मम्मी। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे मेरे घर की याद नहीं आने देंगे। तभी प्रिया की नजर रास्ते पर पड़ती है और वो देखती है कि ड्राइवर लॉन्ग रूट ले रहा है। 5 मिनट के रास्ते को 20 मिनट का कर देगा ये ड्राइवर, सारी पेट्रोल यहीं खत्म हो जाएगी। अरे भैया, आप ये लॉन्ग रूट क्यों ले रहे हो? मेरा मतलब है कि मेरा बस चले तो मैं पूरी रात आपके साथ घूमती रहूं निखिल, पर वहाँ हम दोनों के गृह प्रवेश के लिए मम्मी जी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही होंगी ना। जितनी जल्दी हम घर पहुँच जाए उतना अच्छा है। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे अब मोहतरमा। और होता है घर की इकलौती बहू का गृह प्रवेश। जगह बदल गई, रिश्ते बदल गए, पर प्रिया कैसे बदल जाती। प्रिया तो वही की वही रही। अगली सुबह उठते ही प्रिया सबसे पहले जाती है रसोई में, ये देखने कि कहीं रसोई में फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही। अरे नहीं बहुरिया, आपको आने की क्या जरूरत थी रसोई में? आज तक रसोई में आपकी सास नहीं आई। आप आराम से अपने कमरे में बैठिए, मैं लाती हूँ ना खाना। भैया ने मुझे बता दिया आपको नाश्ते में पोहा खाने की आदत है ना। कमरे में बैठूं और पैसे लूटे तू? नहीं कमला दीदी, मेरी ये संस्कार नहीं है। मेरा मानना है कि घर की रसोई घर की बहू के हाथों में ही होनी चाहिए।
अरे नहीं बहुरिया, ये सब ना 4 दिन की बात होती है। शुरू में सारी बहुएं यही कहती है, रसोई संभालती भी है, पर उसके बाद उनसे रसोई संभाली नहीं जाती और खाने को लेकर ना कुड़कुड़ करने लगती है। और ये कूड़न कब गृह कलेश में बदल जाता है समझ भी नहीं आता। इसीलिए मेरा रसोई में रहना ही ठीक है। और वैसे भी मैं नई थोड़ी ना हूँ, आपकी दादी सास मुझे दहेज में लेकर आई थी। और ये तो रसोई से चिपकी गई है, जाना ही नहीं चाह रही। कुछ देर बाद कमला सभी के लिए टेबल पर खाना लगाती है, जिसे खाकर प्रिया कहती है, कैसा खाना बनाया आपने कमला दीदी? ओ माय गॉड, मेरे तो हलक के नीचे नहीं उतर रहा ऐसा पोहा। कितना तेल है इसमें? तुझे पोहा अच्छा नहीं लग रहा बेटा, तो तू फिलहाल पराठे खा ले और फिर कमला मौसी को बता देना तुझे कैसे पोहे पसंद है, वो बना दिया करेगी। जितनी देर में मैं इन्हें बताऊंगी मम्मी जी की कैसे क्या बनाना है, उतनी देर में मैं खुद ही पोहे बना नहीं लूंगी। मेरा खाना बनाने की जरूरत नहीं है, अब से मैं खुद बना लिया करूंगी। ऐसा क्यों बोल रही है नई बहू जी आप? मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी, एक मौका तो दीजिए मुझे। दोपहर के वक्त कमला ठीक से देख सुनकर एक एक डिश तैयार कर रही थी। लगता है नई बहू नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। मेरा घर द्वार तो सब यही है। नई बहू को राजमा खाने थे, अगर अच्छे से नहीं बने तो आज तो इस घर से मेरा जाना तय है। कमला घर वालों का फेवरेट राजमा चावल बनाने के बाद बाहर टेबल पर प्लेट्स लगाने के लिए चली जाती है और उसी वक्त आती है घर की इकलौती बहू प्रिया और राजमा चावल के ऊपर नींबू निचोड़ देती है। हाँ सच में, और खाने को खराब करने के लिए उसके ऊपर डाल देती है शक्कर। बिल्कुल सही सुना आपने, शक्कर। अब मीठा राजमा चावल खाए तो कौन खाए, और इस बार खाना खाकर प्रिया तो कंप्लेन नहीं करती, पर सभी के नाक मुंह सिकुड़ जाते हैं। उम्र हो गई है आपकी भी कमला मौसी, गलती से राजमा चावल में चीनी डाल दिया अपना। सुबह भी मैं यही कह रही थी पापा जी, अब मैं आ गई हूँ तो रसोई मेरे जिम्मे कर दीजिए आप, मैं सब देख लूंगी, विश्वास रखिए। बहू तो रसोई के पीछे ही पड़ गई है। अगर इसे रसोई में जाने से मना करूंगी तो इसे बुरा लगेगा, क्योंकि रसोई में जाने का हक तो बहू का बनता है, पर इस तरह कमला मौसी को काम से निकाल दिया तो वो बेचारी कहाँ जाएगी। बड़ी स्वाभिमानी है मौसी, बिना काम के रुकेगी भी नहीं। कुछ दिनों के लिए मौसी आप ना झाड़ू पोछा कपड़े का काम देख लीजिए, रसोई अब से बहू देखेगी, पर परमानेंटली नहीं। पहले प्रिया तू हम सबको हमारे मन मुताबिक राजमा चावल बनाकर खिलाएगी, फिर अगर तेरे राजमा चावल पास हुए तो रसोई तेरी, फिर तुझे उसे जैसे चलाना हो तो चला लेना। रसोई की कस्टडी अभी प्रिया को मिली भी नहीं थी कि वो ऐसे बिखर जाती है कि उसे समेटना मुश्किल हो जाता है। प्रिया पूरी रसोई को अपने हिसाब से एडजस्ट करने लगती है। ये बर्तन टूट तो नहीं गए थे जो कमला दीदी ने छज्जे पर चढ़ा दिया, अच्छी खासे तो दिख रहे हैं। बस फिजूल खर्च करना था उन्हें, नया सेट बर्तन का मंगवाया होगा और उसमें पैसे मार लिए होंगे। रसोई के सारे नए बर्तनों को, नॉन स्टिक पैन, तवे, कढ़ाई सभी को प्रिया वापस से पैक करके रख देती है और छज्जे पर रखे पुराने बर्तनों को निकालकर इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। आज प्रिया अपने पहले ट्रायल राजमा चावल को अपने ससुराल वालों को खिलाने वाली थी। वाह प्रिया, क्या खुशबू आ रही है, बिल्कुल सही जा रही है तू। ऐसे ही राजमा चावल बनाकर आज ही सबका दिल जीत लेगी और हमेशा के लिए रसोई अपना अंडर कर लेगी। प्रिया अपनी माँ से फोन पर बात करती हुई राजमा चावल की रेसिपी पूछती जा रही थी और हर स्टेप पूरा करती जा रही थी, पर अपनी कंजूसी के साथ। और फिर आती है नींबू निचोड़ने की बारी, और इस बार सच में नींबू ही निचोड़ने की बारी थी। नींबू से जितना रस निकले उतना ही रस निकालना, अपनी कंजूसी से एक्स्ट्रा मत निकालना, वरना क्या होता है ना, उससे खाने में कड़वाहट आ जाती है, कसैलापन आ जाता है। क्या डालना है तुम बस वो बताओ मम्मी, कैसे डालना है वो मैं देखूंगी। कसेला बन जाता है तो मटमैला बन जाता है, कुछ भी। आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या, अगर नींबू में बीज ना होते तो वो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर देता। इसका कसेलापन भी फायदा ही करेगा ना, और नींबू में एक बूंद भी रस ना छूट जाए, इसलिए प्रिया नींबू को हद से ज्यादा निचोड़कर राजमे में डाल देती है और राजमा चावल सभी को सर्व करती है। हाय बहू, ये क्या है, इतने कड़वे राजमा चावल? हाँ बहू, ये तो बहुत ही कड़वे। ऐसा खाना बनाकर तो रसोई लेना चाहती थी। हो गई होगी गलती मम्मी, गलती से कुछ कम ज्यादा हो जाता है ना प्रिया? नहीं नहीं निखिल, कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ, मैंने सब कुछ नाप तोल कर डाला था। पता नहीं खाना कड़वा कैसे बन गया, अब मुझे एक और मौका दीजिए ना मम्मी जी। प्रिया को समझ में नहीं आता कि उसने क्या गलती की जो राजमा कड़वे हो गए,
पर वो हार नहीं मानती और अगले दिन के लिए अभी से ही फिर से रेसिपी लिखनी शुरू कर देती है। कॉपी में लिखी हुई रेसिपी को छत पर घूम घूम कर प्रिया याद कर रही थी कि उसकी नजर कोने में पड़े स्टोव पर पड़ती है। हे भगवान, इस तरह खुले में गैस स्टोव कौन रखता है? ये तो नया है। जब ये गैस स्टोव घर पर था तो नया गैस स्टोव लेने की क्या जरूरत थी? सच में ये कमला भी ना हद है। अब तो ये रसोई का बैटल मुझे जीतना ही होगा। और प्रिया किचन में लगे हुए गैस स्टोव को हटाकर छत से लाए गैस स्टोव को फिट कर लेती है और बनानी शुरू करती है राजमा। ये बर्नर तो अलग ही फ्लो में जल रहा है। एक बर्नर में इतनी तेज फ्लेम निकल रही है और दूसरे में इतनी धीमी। अच्छा, अब समझ में आया। कमला ने इसे इसीलिए हटाया था क्योंकि इस पर ज्यादा जल्दी खाना बन जाएगा तो गैस कम लगेगा। हाँ दीदी, पकड़ ली मैंने आपकी चोरी। और पैसे बचाने के चक्कर में प्रिया यही नहीं समझती कि अगर स्टोव से फ्लेम बहुत ज्यादा निकल रहा हो तो खाना जल भी सकता है और अगर फ्लेम बहुत धीरे आ रहा हो तो खाना कच्चा रह सकता है। जिस स्टोव से फ्लेम ज्यादा आ रही थी उस पर चढ़ाती है प्रिया चावल और धीमे वाले पर राजमा। चावल तो तुरंत पक जाते हैं, पक क्या जाते हैं, नीचे से जल जाते हैं। कल भी कुकर से सीटी नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही। फ्लेम तो इतना तेज है, चावल पक ही गए होंगे। वैसे ज्यादा देर तक पकाऊंगी तो गैस ही बर्बाद होगा, उतार लेती हूँ। और ऐसे ही ओवर कुक्ड चावल और हाफ कुक्ड राजमा को प्रिया अपने ससुराल वालों को परोसती है। अरे बहू, चावल तो पूरी तरह जले हुए हैं। ये भगवान, कितने कड़वे लग रहे हैं। और ये राजमा, ऐसे मेरे दांतों में दर्द था और बढ़ गया। खाने की बर्बादी ना हो इसलिए सुषमा तो किसी तरह उस खाने को खा लेती है, पर शुभम तो देख देख कर अपने प्लेट से राजमा बाहर ही निकाल देता है। मम्मी जी, एक और मौका, बस लास्ट एक मौका। एक और मौका लेकर प्रिया जाती है रसोई में और हर बात की फिक्र छोड़कर प्रिया को इस बात की फिक्र होती है कि उसके ससुर जी ने प्लेट से राजमा चुन चुन कर निकाल दिया। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज पापा जी ने तो सारे राजमा प्लेट से हटा दिए। लगता है गलती मेरी हो रही है। क्यों ना राजमा को पैन में पकाया जाए और चावल की सीटी के अंदाजे का मैं अपने फोन पर हर 2 मिनट बाद का एक अलार्म लगा लेती हूँ। जैसे ही 4-5 अलार्म बजेगा चावल बर्नर से हटा दूंगी। अरे क्या तेज दिमाग है मेरा, कोई जवाब नहीं मेरे दिमाग का। और इतना सब बर्बाद करने के बाद प्रिया तीसरा दिमाग लगाती है और एक नॉन स्टिक पैन को निकालती है। वो नॉन स्टिक पैन जो खराब हो चुका था, जिसके ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर पूरी तरह से जा चुका था। पैन में राजमा को तैयार करने के लिए प्रिया प्योरी बनाती है और दूसरी तरफ चढ़ाती है चावल। मम्मी की नींबू वाली बात मुझे याद है। नींबू से अगर राजमे के स्वाद में 19-20 हो रहा है तो नींबू डालती नहीं हूँ ना। हाँ, अब ठीक है। अब खाने को पकाने के लिए छोड़कर प्रिया हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी उसके फोन से अलार्म की आवाज आती है। लगता है चावल पक गए। कब से सीटी की आवाज आ रही है। आज तो हमें राजमा के साथ चावल खिला ही देना बहू। कितने दिन हो गए राजमा चावल खाए। खा गई ना आप चकमा मम्मी जी। ये सीटी की आवाज कुकर से नहीं आ रही, ये आवाज मेरे फोन से आ रही है। मैंने अपने फोन पर हर 2 मिनट के बाद सीटी के टोन का अलार्म लगा लिया है ताकि जैसे ही 4-5 सीटियां कंप्लीट हो मैं जाकर चावल उतार दूं। अच्छा, मैं समझ गई। आज भी चावल कड़वे ही मिलेंगे। खराब नॉनस्टिक पैन पर पके हुए राजमे का स्वाद इतना कड़वा हो जाता है कि अच्छे से ना खाया जाए। और चावल का तो बेड़ा गर्क कुकर के अंदर ही हो चुका था। 5 सीटी कौन लगाता है चावल में, वो भी तब जब फ्लेम इतना हाई हो। खैर, प्रिया को तो करनी थी बचत, उसे कहाँ कुछ दिख रहा था। प्रिया कुकर से चावल निकालती है और देखती है नीचे का हिस्सा पूरी तरह ब्राउन हो चुका है। ओह, तो ऐसे बनते हैं ब्राउन राइस। अब मैं समझी, ये लोग ब्राउन राइस के नाम पर लोगों को पागल बनाते हैं। अब मैं खिलाऊंगी मेरे ससुराल वालों को ब्राउन राइस, वो भी नॉर्मल राइस के दाम पर। प्रिया का तो कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि कहने ही क्या। और फाइनली अपने बनाए राजमा चावल को गार्निश करने के बाद प्रिया उसे खाने के टेबल पर लगाती है। बोलना तो नहीं चाहिए दीदी, पर आप ना अपना सामान अब बांध लीजिए, वही अच्छा होगा आपके लिए। जो होना है वो तो तय है बेटा, पर मुझे नीचे गिराने के लिए तो कुछ ऐसा मत करना कि तेरे घर वालों को राजमा चावल से ही नफरत हो जाए। एक एक कर सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं और आज होती है खाने की फाइनल टेस्टिंग। इसके पहले कि आगे जाकर तू ये बोले कि बहू, मम्मी जी मुझे एक और चांस दे दीजिए, मैं कह देती हूँ ये मौका तेरा आखिरी था। अब जो तूने परोस दिया है उसी के ऊपर यह तय होगा कि कमला मौसी रसोई संभालेगी या तू। मम्मी, ऑब्वियसली ये फाइनल टेस्टिंग है। इससे ज्यादा इतने कड़वे राजमा चावल मैं टेस्ट नहीं कर सकता ना भाई ना।
आज तो निखिल जी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सब ठीक रखना भगवान। जैसे ही सुषमा राजमा चावल का एक निवाला अपने मुंह में डालती है, उसे खांसी चलने लगती है। किसी को भी इस खाने को टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कड़वा है कि आपको उल्टी हो जाएगी। चल तो तू बहू रसोई में, आज मैं भी देखूं तो ऐसा क्या कर रही है जो खाना इतना कड़वा बन रहा है, इसे खाकर तो किसी को बीमारी हो जाए। सुषमा के साथ कमला और बाकी सब रसोई में जाते हैं। ये छत से तो पुराना चूल्हा क्यों लेकर आ गई? ये स्टोव तो खराब है, इसके बर्नर में कार्बन फंसा हुआ है। इसके फ्लेम से निकले हुए धुएं के कारण खाने का स्वाद इतना खराब हो जाता है कि कहना क्या। एक बर्नर से फ्लेम आता नहीं और दूसरे से इतना ज्यादा आता है कि रसोई जल जाए। और ये नॉन स्टिक बर्तन यूज कर रही है तू, जो इतने पुराने हो गए हैं कि इसमें डालने के बाद खाना जरूर स्टिकी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी जी, नॉन स्टिकी स्टिकी ये सब मन का भ्रम है। पहले तो खाना चूल्हे पर बनता था, तब धुआं नहीं लगता था क्या खाने को? पैसे जितने बचाएंगे उतना अच्छा है ना। कमला मौसी, प्रिया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप कल से रसोई में आ जाइए, मुझे अब और कड़वे राजमा चावल नहीं खाने। प्रिया शायद अगर इतनी कंजूसी नहीं करती तो रसोई उसके पास ही रहती, पर उसने तो कंजूसी की ऐसी हद पार की कि रसोई उसके हाथ से चली गई। वाह जीजी, क्या मकान है आपका, कितना सुंदर है। अरे तेरे जीजा जी ने बड़े अरमानों के साथ बनवाया था ये मकान। अब वो तो रहे नहीं, हम तीनों हैं बस इस मकान में। कितने बड़े बड़े कमरे हैं इस घर के, बाहर निकलते ही सब कुछ पास में है। बाजार हो, स्कूल हो, सब्जी वाले हो। जीजा जी ने सब कुछ सोच समझ कर लिया था। हाँ, वो बड़े समझदार थे। मौसी जी ये लीजिए चाय, बैठिए ना। हाँ बेटा लाओ। मौसी जी, हमारा ये घर बहुत बड़ा और आलीशान है, और तो और सारी सुविधा भी है इस घर में। हाँ तो फिर आप लोग इसे बेचना क्यों चाहते हो? सच कहूँ तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है इसे बेचने का मौसी जी। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्या करें मौसी जी, मेरा ऑफिस यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, इसीलिए मुझे आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। हाँ, मैं तो इसे कभी ना बेचूं। इतना बड़ा आलीशान घर आजकल मिलता कहाँ है जहाँ सब कुछ सुविधा हो। लेकिन क्या करें, अब इसका ऑफिस भी तो ज़रूरी है। हाँ आपकी बात तो सही है। वैसे राज का ऑफिस तो यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। तभी तो मैं तुझसे कह रही हूँ कि ये घर तेरे परिवार के लिए काफ़ी सही रहेगा। हर बात की सुविधा है यहाँ, और तू तो मेरी बहन है। मैं तुझसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगी। जितना भाव होगा इस मकान का उससे 10-20 लाख कम ही देना तू। जी आप कितनी अच्छी है, कितना सोचती है मेरे बारे में। अपना नुकसान करवा कर भी आप मेरा फ़ायदा करवा रही हैं। अरे अब बड़ी बहन का फर्ज तो होता ही है ना छोटी बहन का ध्यान रखे। तेरे लिए मैं इतना नहीं कर सकती क्या पगली? ठीक है दीदी, तो मैं घर पर बात कर लेती हूँ इस घर को खरीदने के बारे में, फिर आपको बताती हूँ। जी मौसी जी, बस आप थोड़ा जल्दी करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ग्राहक आ जाए इस घर को खरीदने के लिए। अरे नहीं, मैं आज ही सबसे घर में बात कर लेती हूँ। सुजाता को शीला का घर सच में काफ़ी पसंद आया था। वो जिस घर में अभी रह रहे थे उसमें कमरे भी इतने नहीं थे और घर पुराना भी हो गया था। इसलिए सुजाता को अब उसकी बहन ने अपना घर दिखाया तो उसका दिल उस घर पर आ गया। तुम्हारी बहन सच में 10-20 लाख कम लेगी हमसे? और नहीं तो क्या, उन्होंने तो कहा कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ, वो मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हैं। मौसी जी सच में कितना सोच रही है हमारे बारे में। वो तो शहर का बहुत ही मशहूर इलाकों में से एक है, फिर भी मौसी जी हमसे इतना कम दाम ले रही है। मैं तो कहती हूँ हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से वो घर खरीद लेना चाहिए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि और कोई हमसे पहले ही उस घर को खरीद ले और हम वैसे के वैसे रह जाए। फिर तो शुभ काम में देरी किस बात की, हम कल ही चलकर सौदा कर लेते हैं नवीन से। सुजाता की बात उसके परिवार को काफ़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने बिना देरी किए अगले ही दिन नवीन से घर के कागजात बनवाने को कह दिया और कुछ ही दिनों में वो लोग वहाँ रहने भी आ गए। मौसी जी, आज से ये घर आपका हुआ, आप इस घर के मालिक हैं। मैं चलता हूँ, आपको नया घर मुबारक हो। ठीक है बेटा, जीजी को मेरा प्रणाम कहना। कितनी अच्छी खुशबू है इस घर में, ऐसा लग रहा है किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। हाँ पापा, सच में इस घर में आने का फैसला हमारा बिल्कुल सही था। हाँ, अभी घर को सजाना भी बाकी है, लेकिन अभी तो सब लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए अभी सो जाते हैं। कल सब कुछ अच्छे से करेंगे। बिल्कुल,
अभी तो ये घर हमारा हो गया, अब किस बात की चिंता भई। चलो तो अभी सब लोग आराम कर लो, कल से बहुत सारा काम भी बाकी है। पूरा परिवार नए घर में शिफ्टिंग के बाद काफी थक गया था, इसलिए जल्दी जाकर सो जाता है। लेकिन आधी रात को सबको कहीं से नाले की बदबू आने लगती है, जिससे चारों लोग अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं माँ, कहीं किसी ने हमारे घर के बाहर कचरा तो नहीं फेंक दिया। मैं जाकर देखता हूँ। हाँ देख जरा। राज बाहर देखने जाता है, लेकिन बाहर ना तो कचरा था, ना ही कचरे का कोई नामो निशान था। वो देखकर फिर से घर के अंदर चला आता है। नहीं माँ, बाहर तो कुछ भी नहीं है। तूने अच्छे से देखा ना? हाँ, मैंने चारों तरफ अच्छे से देखा, वहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ देर पहले तो यहाँ इत्र जैसी खुशबू आ रही थी, फिर अचानक से यहाँ नाले की बदबू कहाँ से आने लगी? पता नहीं, एक तो आधी रात हो रही है, किससे पूछने जाएंगे। ठीक है, आज की रात ऐसे ही काट लेते हैं, कल सुबह मैं प्लम्बर को बुलवा लेता हूँ। कहीं कोई गटर तो लीक नहीं हो गया। हाँ, यही सही रहेगा। चलो अब सब लोग नाक बंद करके सो जाओ, और क्या। सब लोग जैसे तैसे करके पूरी रात निकालते हैं, लेकिन सुबह तक भी नाले की बदबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे नाली की बदबू तो अभी भी आ रही है। तूने प्लम्बर को फोन किया? बस कर रहा हूँ माँ। अरे जल्दी से फोन लगा, अब तो ये नाले की बदबू सहन नहीं हो रही हमसे। राज प्लम्बर को फोन करता है और प्लम्बर थोड़ी देर बाद उस घर में आता है। नहीं, आपके घर के सारे गटर तो सही से काम कर रहा है। अरे फिर ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। एक काम क्यों नहीं करते आप, अपने पड़ोसियों से पूछ लीजिए, कहीं उनके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, ये सही कह रहा है राज। अगर घर में कुछ दिक्कत नहीं है तो कुछ तो ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं एक काम करती हूँ, पास वाली नीलम बहन को आवाज देती हूँ। बुला लो उन्हें घर। प्लम्बर को घर में क्या दिक्कत है और नाले की बदबू कहाँ से आ रही है उसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था, इसलिए उन्होंने पड़ोस की नीलम को आवाज लगाई और अपने घर बुलवा लिया। क्या आपको पता नहीं कि इस घर में नाले की बदबू क्यों आ रही है? नहीं बहन जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। आपको पता है क्या ऐसा क्यों हो रहा है? अरे आपकी बहन ने आपको घर बेचने से पहले बताया नहीं कि ये घर नाले के ऊपर बना हुआ है। आपकी बहन के पति ने बिना सोचे समझे ये मकान ले लिया था। वो लोग इत्र छांटे बिना इस घर में रहते ही नहीं थे, इसलिए जब ये मकान बेच रहे थे तब कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। क्या इत्र छांटा हुआ था? जीजी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? लगता है आपकी बहन ने आपको अंधेरे में रखा है, इसीलिए तो ये मकान आपको आधे दाम पर दे दिया, क्योंकि इसे तो कोई लेने को ही तैयार नहीं था। हे भगवान, शीला हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? नाले के ऊपर है ये मकान, कैसे रहेंगे अब इस घर में हम? देखिए बहन जी, आजकल तो सगी बहन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। आपके साथ बड़ा बुरा हुआ है सच में। मैं तो कहती हूँ ये घर छोड़ दीजिए, क्योंकि अब खरीदने वाला तो कोई नहीं है इसे। चलिए मैं चलती हूँ, ये नाले की बदबू से ना मेरी नाक चल रही है। हमने अपना वो घर बेचकर उसके सारे पैसे इस घर को खरीदने में लगा दिए। अब तो हमारे पास कोई सेविंग्स भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? मौसी जी ने हमारे साथ ये बहुत बुरा किया। उन्होंने माँ जी के भोलेपन का फायदा उठाया। मुझे जीजी से ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो उन्हें अपनी माँ की तरह मानती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझसे सौतेलों जैसा व्यवहार किया। सुजाता, हमें इसी वक्त शीला के घर जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, हम इसी वक्त उनके पास चलते हैं। चलिए सब। नाले के ऊपर के घर की सच्चाई को जानकर सब लोग काफी सदमे में आ गए थे, लेकिन शीला का परिवार तो वहां खुशियां मना रहा था कि उन्होंने वो नाले वाला ससुराल छोड़ दिया है। वाह माँ, आपने क्या सौदा किया है उस घर का। मौसी जी को वो घर पकड़ा दिया, नहीं तो आज तक हम उसी घर में अटके रहते। अरे तुम्हारे पापा बिना सोचे समझे उस घर को मेरा ससुराल बना दिया था। और नहीं तो क्या, अब तो जान छूटी उस नाले वाले ससुराल से हमारी। वाह दीदी, खुद की जान छुड़वा कर हमें नाले वाला ससुराल दे दिया, और यहाँ खुद हमारे पैसे से नया घर लेकर बैठी हैं। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अब जिस नाले वाले ससुराल को हमारे सर पे छोड़ आई है ना, हम सब उसी धोखे का जवाब मांगने आए हैं आपसे। आप अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं जीजी?
अरे उस नाले वाले घर में रहने के बाद कोई कुछ भी कर सकता है। हम लोग पागल हो गए थे उस नाले की बदबू से, और उस घर को खरीदने को कोई तैयार नहीं था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुझे बहला फुसला कर वो घर बेच दिया। कितनी आसानी से कह दिया आपने ये सब। आपको एक बार भी नहीं लगा कि मेरे परिवार को कितनी तकलीफ होगी? हम वहां नहीं रह सकते हैं, आप हमारे पैसे वापस करिए। हमारे पास कोई पैसा नहीं है और हमने आपको वो मकान बेचा है। अब आप जाने और आपका मकान, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप लोग हमारे साथ इतना बुरा कर सकते हैं हमने कभी सोचा भी नहीं था। छोड़ो माँ, इन्होंने तो अपना ईमान और शर्म दोनों बेच दिए हैं। अब इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। हाँ माँ जी चलिए, अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला इनका। जाते जाते ये इत्र तो लेते जाओ, तुम्हारे काम आएगा। अपनी बहन से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद सुजाता का मन बहुत टूट सा गया था, और ऊपर से अपने परिवार को रोज इस बदबू से जूझते देख उसे अपनी गलती का एहसास और भी ज्यादा हो रहा था। अरे नहीं, घर में पार्टी नहीं, मैं तुम सबको बाहर किसी होटल में पार्टी देता हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर में बुलाना नहीं चाहता हूँ, बस होटल में हम आराम से खाएंगे पिएंगे। हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि तेरे दोस्तों को तू यहाँ क्यों नहीं बुलाना चाहता। यहाँ आकर वो लोग नाले की बदबू को सूंघेंगे तो तेरा ही मजाक बनेगा। कोई बात नहीं माँ, तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज से ज़्यादा मेहनत करूँगा और फिर हम एक नया मकान ले लेंगे। तब तक हम सब साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। अगर मैं जीजी की बातों में ना आती तो ये सब नहीं होता। तुम सबको इतना सहन नहीं करना पड़ता। माँ जी, दुखी तो मौसी जी को होना चाहिए, आपको नहीं। आपकी कोई गलती नहीं, भला अपनी बहन पर कौन भरोसा नहीं करता। फिर भी मेरी वजह से। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, खुद को दोष मत दो सुजाता। और देखो मैं कितने सारे खुशबूदार इत्र लाया हूँ। अब देखना, हम रोज नए इत्र छांटेंगे, इसी बहाने इत्र के एक्सपर्ट्स भी हो जाएंगे, क्यों? सुजाता का परिवार नाले की बदबू से परेशान था, लेकिन साथ मिलकर हर परेशानी का सामना कर रहा था। लेकिन उनकी मुश्किलें बारिश के आने से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। अरे नाले का पानी रसोई में आ गया है। मैंने कितना सारा बाहर निकाला लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा। पूरी रसोई में पानी और बदबू हो गई है। आज तो रसोई भी नहीं बन सकती। कोई बात नहीं, आज फल खा लेंगे। चलो मिलकर सारा पानी बाहर निकालते हैं। पूरा परिवार नाले के पानी को बाहर निकालने में लगा हुआ था। नाले के पानी से ऋतिक के हाथों में कई सारे छाले भी पड़ गए थे, लेकिन सुजाता का परिवार साथ में हर मुश्किल को हंसते हुए पार निकाल रहा था। लेकिन 6 महीनों के बाद आज की सुबह एक नया सवेरा ले आई थी सुजाता के परिवार के लिए। माँ जी, आज कौन सा इत्र लगवाया है अपने घर में? नाले की बदबू तो बिल्कुल गायब हो गई। हाँ, पता नहीं तुम्हारे ससुर जी ने आज कौन सा नया इत्र छांटा है। मुझे तो पापा ने कहा था लाने को इत्र, लेकिन मैं भूल गया था। शायद वो खुद ही लेकर आए होंगे। क्या हुआ, क्या बातें चल रही हैं? आप ही की तारीफ हो रही है। मेरी? लेकिन मैंने कौन सा ओलंपिक जीत लिया है भाई? क्या हो गया ऐसा जो सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं? अब बनिए मत पापा, आप इतना अच्छा इत्र छाटा है आपने कि नाले की बदबू बिल्कुल नहीं आ रही है। मैंने? लेकिन इत्र तो राज लाने वाला था, मैं तो लाया ही नहीं हूँ। तो फिर ये नाले की बदबू क्यों नहीं आ रही है? अजीब बात है, आज 6 महीनों में ये पहली बार हुआ है। अरे बधाई हो भाई साहब, मिठाई तो खिलाइए आप। आज तो मैं पार्टी लेकर रहूंगी आपसे। अरे नीलम बहन जी, किस बात की पार्टी? अरे आप ऐसे बनिए मत जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके बगल में ही इतना बड़ा 5 स्टार होटल खुल गया है, नीचे से नाला भी साफ हो गया, आपके सामने नया गार्डन बनने वाला है। हमें सब पता चल गया है। आज ही होटल वाले आए थे नाले को साफ करने। क्या? नाला साफ हो गया इस घर के नीचे से? हाँ, आपको पता नहीं? इन होटल वालों ने जब ये ज़मीन ली थी तभी इस नाले को साफ करवाने का काम शुरू कर दिया था। अब तो आपके इस नाले वाले ससुराल की कीमत दुगनी नहीं चौगुनी हो गई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा माँ, ये सब सच में हमारे साथ हो रहा है। जिस घर में हम नाले की बदबू की वजह से रह नहीं पा रहे थे, अब वो घर करोड़ों का हो गया। जिसके पास में 5 स्टार होटल हो और सामने हरा भरा गार्डन, वाह वाह वाह। बहन जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपको आपकी सच्चाई का फल मिल गया है और आपकी बहन को उनकी करनी का। क्या मतलब? अरे उन्होंने जिस इलाके में घर लिया था
वहाँ पीछे की तरफ झोपड़पट्टी बन गई है जहाँ लोग भर भर के कचरा फेंकते हैं। उन्होंने जैसा किया उन्हें वैसा ही मिला। ये सब मेरे परिवार के साथ की वजह से हुआ है नीलम बहन। मुझे इस नाले वाले ससुराल में आकर पता चला कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा अच्छा परिवार मिला है। देखा, अब तुम्हें खुद को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारी बहन को रोने की जरूरत है। अब तो मैं शान से कह सकती हूँ कि ये नाले वाला ससुराल मेरा है। सब लोग हंस पड़ते हैं। सुजाता और उसके परिवार को तो उनकी अच्छाई और सच्चाई का इनाम मिल गया था और भगवान ने शीला के साथ भी इंसाफ कर दिया था। अब वो नाले से निकलकर कचरे के घर में जो पहुंच गई थी। तो ये कचरे की बदबू ने तो नाक में दम कर दिया है माँ जी। नाले से निकलकर कचरे के ढेर में आ गए हम। समझ नहीं आ रहा है कि हम इंसान है या कीड़े। बदबू हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अगर आपने मौसी जी को वो नाले वाला घर ना बेचा होता तो आज हम करोड़ों के मालिक होते। अरे तो ये सब छोड़, अब जा पहले नया इत्र की बोतल ले आ, जा जल्दी। अरे बहू 10 बज गए, नाश्ता बना या नहीं? बन गया मम्मी जी, बस मैं लेकर आ ही रही थी। बहू जल्दी जल्दी प्लेट में नाश्ता निकाल रही थी कि इतने में डोरबेल बज जाती है। अरे देख तो कौन आ गया सुबह सुबह। श्वेता जाकर दरवाज़ा खोलती है तो पाती है कि सामने ननद गुंजा अपने पति और बच्चों के साथ खड़ी हुई है। अरे गुंजा, तुम ऐसे अचानक? अरे भाभी, सारी बातें दरवाजे पर ही पूछ लेंगी क्या? यहीं से वापस लौट आने का इरादा है या मैं अंदर आऊं? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आओ आओ अंदर आओ, बैठो। श्वेता अपनी ननद गुंजा, नंदोई समीर और उसके दोनों बच्चों को लेकर अंदर ड्राइंग रूम में आती है। सास करुणा भी बेटी गुंजा को अचानक आया देखकर एकदम हक्की बक्की सी रह गई थी। अरे बहू, फोन किया था क्या गुंजा ने आने से पहले? मम्मी जी, गुंजा कभी फ़ोन करके आती है जो आज फ़ोन करके आएगी। उसकी तो आदत है हम लोगों को सरप्राइज़ देने की। बस दे दिया सरप्राइज़। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? पहली बार थोड़ी ना ऐसे आई हैं। अरे बेटा, नाश्ते का समय है। अब ये लोग आ गए हैं तो ऐसा करो, नाश्ता इन लोगों के सामने लगा दो। हमारे लिए देखते हैं, फिर कुछ और बना देना। सास नाश्ता लगाने के लिए कहकर बाहर ड्राइंग रूम में चली गई। अरे मम्मी, 10 बज रहा है, कुछ नाश्ता वाश्ता बनाया है या नहीं? आप ऐसा करो, भाभी से बोलकर चाय के साथ सीधा नाश्ता ही लगवा देना। बड़ी तेज़ भूख लग रही है। तुम बैठो, नाश्ता बना हुआ है, मैं अभी लगाती हूँ। श्वेता ननद के परिवार के लिए नाश्ता लगाती है और उसके बाद अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाने के लिए एक बार फिर से किचन में जुट जाती है। अरे ये कोई तरीका होता है? किसी के घर जाने से पहले कम से कम एक फ़ोन कॉल तो कर लेना चाहिए। अब मैंने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था, सारा नाश्ता मेहमानों के आगे सर्व कर दिया। बेचारे बच्चे कब से भूख से चिल्ला रहे हैं। नाश्ता बनाने में अब फिर से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। भाभी श्वेता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी द्वार पर आए अतिथि का अपमान तो नहीं किया जा सकता, इसलिए चेहरे पर झूठी हंसी रखकर श्वेता गुंजा की आवभगत में जुट जाती है। दोपहर लंच के समय। ये बताओ, नाश्ता तो हो गया, अब लंच के लिए क्या बना रही हो? अभी तो काम खत्म करके बैठी हूँ, देखती हूँ। अरे भाभी, आप भी थक गई हो, सुबह से काम में लगी हुई हो ना। अंश और वंश सुबह से ज़िद भी कर रहे हैं कि नानी के घर जाकर स्पेशल पिज़्ज़ा खाएंगे। आप ऐसा करो, सबके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। लंच भी नहीं बनाना पड़ेगा और आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। देखो, थकान जैसी कोई बात नहीं है। अब घर में 4 लोग हैं तो उनके लिए खाना तो बनाना ही है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं लंच बना दूंगी। अरे नहीं भाभी, मैंने कहा ना पिज़्ज़ा खाने का मन है, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। बस मम्मी पिज़्ज़ा नहीं खाती है तो मम्मी के लिए कुछ हल्का फुल्का सा बना देना। इतने सारे लोगों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में कम से कम 2000 का खर्चा आ जाएगा। ऊपर से मैं किचन में जुटकर माँ जी के लिए खाना भी बनाऊँ। मम्मी, आपने फिर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया? अभी पिछले हफ्ते ही तो बुआ आई थी, तब भी आपने पिज़्ज़ा ही मंगाया था। मुझे इतना पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, मैं नहीं खाने वाली पिज़्ज़ा। आप मेरे लिए कुछ और ऑर्डर करो। अरे बेटा, अब बुआ को पसंद है तो खा लो ना सबके साथ। ऐसे नखरे नहीं करते ना। मेरी रानी बिटिया है, सबके साथ पिज़्ज़ा खा लेगी। नहीं तो मैं दादी के लिए रोटी सब्जी बना रही हूँ, तुम वो खा लेना। नहीं मम्मी, ये गलत बात है। अंश और वंश को हमेशा उनकी पसंद की चीज़ मिल जाती है, लेकिन मेरे लिए आप कभी मेरी पसंद की चीज़ ऑर्डर नहीं करती। मुझे तो आज मंचूरियन फ्राइड राइस खाना है, आप मेरे लिए वही मंगा दो। अरे ऐसे सबके लिए अलग अलग चीज़ ऑर्डर करूँगी तो पता है कितना बिल आएगा। थोड़ा समझदारी से काम लेते बेटा, जिद नहीं करते। और तुम बड़ी हो ना। हाँ मम्मा, जब हमारे लिए कुछ खरीदना होता है तो आपको सारा बजट याद आ जाता है। बुआ के लिए और अंश वंश के लिए तो आप कभी कोई चीज़ लाने के लिए मना नहीं करती।
तुरंत उनके कहते ही सब कुछ हाजिर हो जाता है। ठीक है, मंगा लो उनके लिए पिज्ज़ा, मुझे कुछ नहीं खाना, कमरे में जा रही हूँ अपने। स्वीटी गुस्से में अपने कमरे में चली गई थी। देख रही हैं मम्मी जी, अब आप बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे महीने का बजट हाथ से निकला जा रहा है, जेब में ढेला नहीं बचता महीने के आखिर तक। हर महीने ये क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद कर काम चलाते हैं। समझ में नहीं आता कैसे सब संभालूं। ऊपर से आजकल के बच्चे माँ बाप की परेशानी समझना ही नहीं चाहते। मैं समझ रही हूँ बेटा, और स्वीटी की बात भी तो गलत नहीं है। हर 5वें दिन बाहर से खाना आएगा तो महीने का बजट तो बिगड़ेगा ही ना। और बाहर से खाना आ ही रहा है तो सबकी पसंद का आना चाहिए। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा स्वीटी अंश और वंश की पसंद का ही खाना खाए, उसकी अपनी भी तो कुछ पसंद हो सकती है। मैं समझती हूँ मम्मी जी, ऐसा नहीं है कि मुझे सारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन मैं भी करूँ तो क्या करूँ आप बताइए। अभी तो तू खाना ऑर्डर कर दे, स्वीटी को मैं समझा देती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। रात के खाने के बाद, अरे भैया आप आ गए ऑफिस से? देखिए हम तो पूरे दिन से आपके इंतज़ार में बैठे थे कि कब आप आएंगे और आपसे 2-4 बातें होंगी। अरे जीजा जी क्या करें, नौकरी भी तो करनी पड़ती है ना। आप लोग बैठिए, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बातें होंगी। हेमंत थोड़ी देर में फ्रेश होकर अपनी जीजा और माँ के पास आकर बैठता है। भैया देखो, आज ना हम स्पेशल आपसे सलाह लेने के लिए आए हैं। आपको तो कंप्यूटर वगैरह की अच्छी खासी नॉलेज है, और हम ठहरे देसी गल्ले पर बैठने वाले व्यापारी आदमी, हमें ना ये गैजेट वैजेट समझ में नहीं आते, इसलिए सोचा कि हेमंत भैया से ही सलाह ले लेते हैं। हाँ हाँ बताइए ना, क्या खरीदना है आपको? भैया वो बच्चे काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे हैं कि एक टैबलेट ख़रीद लेते हैं। आप ज़रा देख कर बताइए कौन सा टैबलेट बढ़िया है। जीजा के कहने पर हेमंत ऑनलाइन कई सारे टैबलेट देखने लगता है। ये देखिए, ये सैमसंग का टैबलेट मुझे बढ़िया नज़र आ रहा है, इसे ले लीजिए। और इसमें ना 10% की छूट भी है। अगर आप अपने डेबिट कार्ड से ऑर्डर करेंगे ना तो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। अरे भैया हम तो लाला लोग हैं, हमारे पास कहाँ डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है। आप ऐसा करो, अपने कार्ड से ऑर्डर कर दो, पैसा तो हम आपको दे ही देंगे। समीर की बात सुनकर हेमंत चुपचाप अपने क्रेडिट कार्ड से एक टैबलेट ऑर्डर कर देता है। 2 दिन तक मायके में जमकर मौज करने के बाद गुंजा अपने परिवार के साथ वापस लौट गई थी। दे दिए क्या जीजा जी ने टैबलेट के पैसे? भूल जाओ, समझ लो टैबलेट हमने गुंजा को गिफ्ट कर दिया। आज तक उन्होंने कभी कोई पैसा लौटाया है जो वो अब लौटाएंगे? कोई मतलब नहीं है। मैं सब समझता हूँ उनकी चाल। वो यहाँ आए इसलिए थे ताकि मुझसे 30,000 का टैबलेट ले सके। अरे तो आपके पास कौन से पैसे थे? आप मना नहीं कर सकते थे। अरे तुम जानती हो ना, जो उन्हें चाहिए होता है वो लेकर ही रहते हैं। टैबलेट लिए बिना वो यहाँ से हिलने वाले नहीं थे, वरना बाजार में सामान की कोई कमी नहीं है, वो जाकर खुद भी खरीद सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ आकर जानबूझकर मुझे बातों में फंसाया ताकि मैं अपने कार्ड से ऑर्डर करके उन्हें सामान दिला दूँ। देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन हमारे पास बहुत पैसा होता ना तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपकी एक अकेली सैलरी में हम भी तो किसी तरह बस अपना घर चला रहे हैं। अपने बच्चों की इच्छाओं का गला घोटकर 4 पैसे बुरे वक्त के लिए जमा करते हैं, और आपकी बहन और जीजा आकर 1 मिनट में हमारी सारी बचत को लेकर उठ जाते हैं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? अरे मैं क्या करूँ श्वेता, या यूँ समझ लो कि मैं भी एक तरह से मजबूर हूँ। बहन को कुछ भी कहने का मतलब है माँ को नाराज़ करना। अगर गुंजा को या समीर को मैं किसी भी बात के लिए टोकूं तो जाहिर सी बात है कि वो सीधा नमक मिर्च लगाकर माँ को बताएंगे, और फिर यहाँ पर आना जाना उनका बंद हो जाएगा। रिश्तों में जब तक बर्दाश्त करते रहो तब तक सब सही रहता है, लेकिन जहाँ गलत का विरोध कर दो रिश्ते बिखर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि माँ से उनकी बेटी छिन जाए। अब चाहे गुंजा जैसी भी है, लेकिन माँ के लिए तो उनकी इकलौती बेटी है ना। उनके लिए बेटी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ हेमंत, इसीलिए 10 सालों से अपनी आंखों से देखकर भी ये मक्खी निगल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बहन की चालाकियाँ समझ में नहीं आती, खूब समझती हूँ मैं। जब उन्हें अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने होते हैं तो यहाँ आकर ज़बरन मुझे बाजार ले जाती हैं ताकि मैं अपने आप उनके और उनके बच्चों के कपड़ों का बिल पे कर दूँ। जब बाहर से खाना खाना होता है तो उन्हें हमारा घर नज़र आता है। जब भी कोई सामान खरीदना हो तो हम नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक नहीं 2-2 परिवारों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं हम। अगले महीने तीज आ रही है, अब तुम देखना, तीज पर तुम्हारी बहन आएगी तो पता नहीं क्या क्या डिमांड करेगी। जिसका श्वेता को डर था वही हुआ। अगले ही सप्ताह में गुंजा एक बार फिर अपने मायके आ जाती है और आकर पति के बिजनेस में घाटे का रोना रोने लगती है।
अरे भाभी, आपकी तो शादी इतने अच्छे घर में हुई है, भैया नौकरी करते हैं, कुछ भी हो हर महीने हाथ में सैलरी तो आती ही है ना। अरे तंगी क्या होती है ये ना हमसे पूछो, किसी किसी महीने तो इनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ जाता है, बाजार से राशन लाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर त्योहार आ जाए तो समझ में नहीं आता कि बच्चों के सामने कहाँ मुँह छुपाए। अरे गुंजा, ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी तंगी में चल रहा है क्या जीजा जी का व्यापार? हाँ भाभी, अब क्या बताएं आपको, किसी से कहने से दुख कम तो होता नहीं, इसलिए हम तो अपना रोना कभी किसी के आगे रोते ही नहीं। ऊपर से जॉइंट फैमिली में रहने पर सास ससुर के ताने सुनो वो अलग। सावन का महीना है, सास ननद सब लोग नए कपड़ों की डिमांड कर रहे हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। देखो इस बार ना मेरा हाथ तंग है, तो तीज पर कम से कम 5 साड़ी दे देना आप मुझे। आप जो मुझे देंगे ना उसी में से निकाल कर अपनी दोनों ननद और सास को एक एक साड़ी दे दूंगी। क्या करें, रिश्तेदारी तो निभानी है ना। देख बहू, इसकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, झूठ बोल रही है ये। कल ही इसकी सास मिली थी मुझे बाजार में, कह रही थी भगवान की कृपा से बेटे का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अभी कोई नया क्लाइंट मिला है जिससे पूरा 5 लाख का ऑर्डर मिला है। लेकिन ये तो हमेशा मायके में आकर रोती ही रहती है। खैर, इसके रोने का कारण मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। बस मायके से ज़्यादा माल लेने के लिए ये झूठी सच्ची बातें किया करती है। इतना गरीब नहीं है समीर कि त्योहार पर अपनी माँ और बहन को एक साड़ी भी ना दिलवा सके। अरे सब चालाकी है इसकी। ये चाहती है कि इसको अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े और अपने साथ साथ अपने ससुराल वालों का खर्चा भी हमारे यहाँ से ही निकाल ले। बस बहू, पानी सर के ऊपर से बह रहा है। स्वीटी कितने महीने से जिद कर रही है कि उसको स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाथ तंग होने के कारण तुम उसे दिलवा नहीं पा रही हो। जबकि पिछले ही महीने अपने 8 साल के बच्चे को गेम खिलवाने के लिए गुंजा टैबलेट लेकर गई है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं सोच रही थी जब तक रिश्तेदारी निभ रही है निभा लेते, लेकिन अब बस। देख सुन, मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन, गुंजा, तुम तो हमेशा मेरी छोटी बहन की तरह ही रही हो, मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन से कम नहीं समझा। हाँ भाभी, मैंने भी तो आपको हमेशा अपनी बहन की तरह ही प्यार किया है, पर हुआ क्या, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ठीक है, अगर तुम सच में मुझे अपनी बहन समझती हो ना, तो क्या कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने की जगह दे पाओगी? मुझे ना अब इस आदमी के साथ नहीं रहना। अरे तंग आ गई हूँ मैं अपमान बर्दाश्त करते करते। बात बात पर मुझे नीचा दिखाते हैं और यही ताना देते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं ना तुम्हारे घर आकर कुछ दिन रहना चाहती हूँ, ताकि इन्हें भी तो एहसास हो कि मेरे मायके वाले ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ननद ही मेरी छोटी बहन है। भाभी की बातें सुनकर ननद बेचारी धर्म संकट पे फंस गई थी। अच्छा भाभी, आप परेशान मत हो, आ जाओ। अरे भैया ऐसे स्वभाव के बिल्कुल नहीं है, देखना जैसे ही गुस्सा ठंडा होगा अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। कुछ ही देर में श्वेता अपने दोनों बच्चों और सास को लेकर ननद गुंजा के घर पहुंच जाती है। क्या हुआ, आपका भी भैया के साथ झगड़ा हो गया क्या? मेरी बहू के साथ इतनी उल्टी सीधी बातें की उसने। मुझे उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना, कोई बात नहीं करनी उससे। जहाँ मेरी बहू रहेगी मैं भी वहीं रहूँगी। गुंजा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो माँ और भाभी को क्या समझाए। फिलहाल तो वो मम्मी और भाभी को ले जाकर बैठक में बिठाती है और उनके लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। बुआ बहुत तेज भूख लग रही है, आज खाने में क्या बनाओगी? बेटा शाम के समय हम लोग दाल चावल बनाते हैं, वही बना दूंगी। नहीं नहीं बुआ, मुझे दाल चावल नहीं खाना, आप मेरे लिए रेस्टोरेंट से मंचूरियन और फ्राइड राइस मंगवा दो, मुझे बहुत पसंद है, मंगवाओगे ना? हैं? अच्छा ठीक है, मंगवा देती हूँ। बुआ इसको खाने दो फ्राइड राइस, मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए आप फ्रेंच फ्राइज और एक ठंडी सी कोक मंगवा देना। अरे दीदी, बच्चों के लिए बाहर से खाना आ रहा है तो आप किचन में जाकर क्यों परेशान होगी? ऐसा करो ना, सबके लिए बाहर से ही मंगा लो। वैसे भी आप लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है ना, चलो आज पिज़्ज़ा पार्टी ही कर लेते हैं। वैसे भी कितने दिन से बाहर का खाना नहीं खाया। भाभी के कहने पर बेचारी गुंजा सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। अगले दिन, मम्मी टीचर ने लास्ट वार्निंग दी है, अगर अभी भी मैंने लैपटॉप खरीद कर प्रेजेंटेशन नहीं बनाई तो मुझे ग्रुप से बाहर कर देंगी। आप लोग मुझे क्यों नहीं दिलाते एक लैपटॉप? बेटा तुम्हारे पापा तो अब हमारे साथ रहते नहीं और तुम्हारी मम्मी कमाती नहीं, बताओ इतना पैसा कहाँ से लाऊं मैं?
फूफा जी प्लीज आप मुझे लैपटॉप दिला दो ना। पापा को तो मेरी कोई चिंता ही नहीं, लेकिन मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हो मुझसे। आप मेरे स्कूल में इस तरह से इंसल्ट नहीं होने दोगे। आप दिला दोगे ना मुझे लैपटॉप। और आपको पता है ज़रूरी नहीं होता एक बार में पैसा देना, आप ईएमआई पर भी ले सकते हो। प्लीज़ फूफा जी। ठीक कह रही है बच्ची, अब दिलवा दो ना लैपटॉप। वैसे भी 2-4 हज़ार आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा थोड़ा करके चुकाते रहना। दामाद जी, वैसे आपके ऊपर इतना बोझ डालना हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब जब आपके पास ही रह रहे हैं तो अपना सुख दुख भी आप ही को बताना पड़ेगा ना। देखिए 3 दिन बाद ना जन्मदिन है बीनू का। हम इसके जन्मदिन पर हर साल बड़ी धूमधाम करते हैं। अब इस बार ऐसा समय है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो बड़ा मायूस हो जाएगा। अब ज़्यादा कुछ मत करना, बस एक 2-2.5 किलो का केक बनवा देना और बच्चों के लिए कपड़े ले आना। और हमने ना इसको पिछले साल से वादा कर रखा है कि जन्मदिन पर नई साइकिल दिलाएंगे। बस एक साइकिल का जुगाड़ और कर लेना किसी तरह, बाकी ज़्यादा धूमधाम की कोई ज़रूरत ना है। हाँ। अरे इतना सब कुछ तो बता दिया, अब क्या जान लोगे जन्मदिन के नाम पर? 20,000 का खर्चा बता दिया और ऊपर से कह रही है ज़्यादा धूमधाम की ज़रूरत नहीं है। श्वेता और उसके परिवार को गुंजा के यहाँ आए लगभग 1 सप्ताह हो गया था और इस 1 सप्ताह में गुंजा हज़ारों रुपए खर्च कर चुकी थी। ऊपर से 3 टाइम का खाना बनाना और पूरा दिन बच्चों की झिकझिक सुनकर अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। अरे मम्मी, आप यहाँ आकर बैठ गई हो। समझदारी दिखाकर भैया भाभी में सुलह नहीं करा सकती थी क्या आप? अब आप ही सोचो, हमारे यहाँ पर कोई मिल विल तो चल नहीं रही। अरे इतना खर्चा हो रहा है, कैसे अफोर्ड कर पाऊँगी मैं? और देखो मैं ना आपको साफ साफ बता रही हूँ, अब मैं ज़्यादा दिन आप लोगों का खर्चा नहीं उठा पाऊँगी। आप भैया से बोलकर उनकी सुलह करवाओ और उन्हें कहो कि भाभी को लेकर जाए यहाँ से। अरे बेटा, ऐसे कैसे कह दूँ कि श्वेता को लेकर जाए यहाँ से? अरे भैया, अधिकार से आए अपनी बेटी के घर, ऐसे भी क्या जल्दी है हमें यहाँ से भागने की? अरे माँ, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने बोला ना हमारी कोई मिल विल नहीं चल रही है, इतना खर्चा कहाँ से कर पाएंगे हम लोग? क्यों बेटा, बस 7 दिन में ही अकल ठिकाने आ गई? और जो तू पिछले 10 साल से कर रही है अपने भाई भाभी के साथ, उसके बारे में सोचा है? महंगे कपड़े खरीदने हो, जूते खरीदने हो या मोबाइल टैबलेट खरीदना हो, तुझे फटाफट मायके की याद आ जाती है। इतना ही नहीं, तेरे बच्चों को कुछ स्पेशल खाने का मन होता है तो तू उन्हें मायके लेकर चली आती है ताकि तेरी भाभी को खर्च करना पड़े और तेरी जेब से 1 रुपया खर्च ना हो। अभी तक तो तुम दोनों मियाँ बीवी अपना खर्च हमारे यहाँ से निकालते थे, लेकिन अब तो तू अपने ससुराल वालों का खर्चा भी अपने मायके से लेने लगी है। तुझे क्या लगता है तेरी मिल नहीं चल रही तो क्या तेरे भाई की मिलें चल रही हैं? हाँ, वो इतना खर्चा कैसे करता होगा, कभी सोचा है? माँ की बात सुनकर गुंजा की आंखों पर पड़ा बेशर्मी का पर्दा हट जाता है और उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है और इस तरह वो वादा करती है कि अब वो मायके में आकर कभी अनाप शनाप डिमांड नहीं करेगी।